जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 16 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सीधे टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग हमें दीजिए। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ अगर हो सके तो ये भी बताइएगा कि ये रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। क्वेश्चन है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। ये रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए है 131, ऑप्शन बी 133, सी 135 या डी 141। सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ किन संस्था ने ये जारी किया है ये भी मैं चर्चा कर दूंगा। और पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है या नीचे गई है ये भी मैं चर्चा कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था और मैंने आपके साथ चर्चा भी किया था कि भारत को वेवर मिल जाएगा, भारत को विशेष छूट मिल जाएगा कास्टा के तहत, और हुआ भी वहीं। अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिका की कांग्रेस में बेसिकली एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि कास्टा के तहत भारत पे विशेष छूट दिया जाएगा या भारत पे लागू नहीं होगा कास्टा। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित। क्या है कास्टा? कास्टा मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। देखिए, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। बेसिकली इस एक्ट में जो देश रूस से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से हथियार वगैरह परचेज करता है या स्ट्रेटेजिक वेपन परचेज करता है, उन देशों पे अमेरिका प्रतिबंध लगा सकती है। भारत रूस से S-400 मिसाइल परचेज कर रही है या कर चुकी है। इनफैक्ट भारत से पहले ये मिसाइल परचेज किया है चीन ने, तो कास्टा के तहत चीन पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत से पहले ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है टर्की ने, तो टर्की पे भी अमेरिका ने जो है कास्टा के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन भारत को कास्टा के तहत विशेष छूट दिया गया और उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि अमेरिका का मानना है कि चीन दुनिया की शक्तिशाली देश बन रही है। अमेरिका के मुकाबले अगर वर्तमान में कोई देश खड़ी है तो चीन है, और चीन को इनकाउंटर करने के लिए भारत की उसे आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान में वो नहीं चाहता कि भारत में किसी तरह का प्रतिबंध लगाए, भारत को मजबूत बनाए। ये अमेरिका का मानना है और इसलिए कास्टा के तहत उन्होंने इस पर छूट दिया भारत को। अब देखिए, कल ही एक मीटिंग हुआ था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, I2U2 सम्मेलन। I2U2 सम्मेलन, I2U2 सम्मेलन मतलब इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए। ये जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में भी भारत के लिए विशेष बातें कही गई थी। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएई $2 बिलियन का निवेश करेगा और साथ ही साथ भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी निवेश करेगा देश। तो ये सब क्यों किया जा रहा है इन देशों के द्वारा, खास करके अमेरिका के द्वारा अगर आप देखेंगे या पश्चिमी देशों के द्वारा देखेंगे, भारत को इतना वरीयता क्यों दिया जा रहा है? उसका रीजन है चीन, क्योंकि पश्चिमी देशों को चीन से खतरा है और चीन का इनकाउंटर करने के लिए उसे भारत की जरूरत है। तो इसलिए भारत को ये लोग विशेष फेवर दे रहे हैं। परीक्षार्थियों को शिकायतों के बीच CUET UG का पहला चरण पूरा। तो देखिए, यूपी का जो एग्जाम हुआ था, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, वहां पे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ दिया था CUET। तो CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बाकी अगर ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इसके
बैकग्राउंड में है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी है एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसी तरह से यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में भी पता होना चाहिए, रेलवे कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने चर्चा किया। अगेन एक इम्पॉर्टेंट कल का न्यूज है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछेगा भी। बीपीएससी को मैं दिखाऊं क्वेश्चन इससे पूछता, NIRF रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है। 11 कैटेगरी में NIRF रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें कुछ कैटेगरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग NIRF। NIRF मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। तो 2015 में ये शुरू किया गया था HRD मंत्रालय के अंतर्गत। अब ये इसको शिक्षा मंत्रालय का अधीन बोलिए आप। और प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करती है, कॉलेज की रैंकिंग जारी करती है। 11 कैटेगरी में ये रैंकिंग जारी करती है, विभिन्न रैंकिंग जारी करती है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के शैक्षणिक संस्थानों को उसकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए इस पद्धति की रूपरेखा तैयार किया गया है। यानी कौन सी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन में पिछड़ रहा है। तो इस तरह के आधार पर रैंकिंग दिया जाता है NIRF रैंकिंग। बेसिकली कुछ मापदंड है। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तीसरा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी आउटरीच और समावेशन या समाशोधन। और अंतिम है अनुभूति यानी परसेप्शन। तो ये जो है कुछ कैटेगरी के आधार पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दिया जाता है। अब देखिए तीन रैंकिंग में चर्चा करूंगा आपके साथ। ये 3 रैंकिंग मुझे लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो इंडिया में टॉप किया है वो किया है IISc बेंगलोर, और सेकेंड पोजीशन पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली रहा है। बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो रहा है वो IIT मद्रास रहा है, और कॉलेज कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो वो मिरांडा हाउस दिल्ली रहा है। तो ये 3 कैटेगरी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैंने आपके साथ चर्चा किया। बाकी 11 कैटेगरी में ये रिपोर्ट जारी करता है। टेलीग्राम पे मैं इसका रिपोर्ट का PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। रक्षा मंत्री ने कोलकाता में किया नौसेना के युद्धपोत टूनागिरी का जलावरण। टूनागिरी बेसिकली है क्या? तो टूनागिरी बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के द्वारा निर्मित दूसरा युद्धपोत है, स्टील फ्रिगेट है। और बेसिकली ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि दुश्मन की रडार में ये नहीं आए, रडार से बचने का भी प्रयास करे और अपना काम भी करते रहे। तो इसलिए इसका डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट 17A के तहत। दोस्तों नौसेना का कई सारा प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट 15B भी है, कई बार हमने आपके साथ चर्चा किया है। प्रोजेक्ट 17 भी है, प्रोजेक्ट 17A भी है। अब हर एक प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा खोजिएगा इंटरनेट पे कि आखिर प्रोजेक्ट 17 में क्या है, प्रोजेक्ट 15B में क्या है, ये सब लिख के रख लीजिएगा। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस वगैरह में तो मैं देखा हूँ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट 17 में क्या है, प्रोजेक्ट 15B में क्या है। तो ये सब एक डाटा एक जगह आप लोग कलेक्ट करके रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए किया गया मंथन, हो सकता है इस पर कोई विशेष प्रस्ताव आए। दल बदल कानून पे मैंने कुछ दिन पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, आप लोग भी जाकर के देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा या टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। दल बदल कानून इंपॉर्टेंट है। इस बार भी यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी दल बदल कानून एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है।
अपीलों पे सुनवाई में असाधारण शक्तियों का संयम से करे प्रयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी है, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। मानसून सत्र से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गठित हो सकती है समिति। अब देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया था, किसान का जो आंदोलन चल रहा था, उस पे एक चर्चा ये भी था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के सरकार कानून बनाए। तो सरकार ने कहा कि पहले हम समिति बनाएंगे, उसके बाद कानून बनाने पर चर्चा कर सकते हैं, और ये समिति जो है मानसून सत्र से पहले गठित हो सकता है। झारखंड में सरकारी आदेश दरकिनार, कई स्कूल का अवकाश अब भी शुक्रवार को। देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। दो तीन बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। एक सजग नागरिक के रूप में हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। ये जो है, ये कोई मदरसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना शैक्षणिक संस्था शुरू कर सकती हैं। तो जिसमें मान लीजिए मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, ये लोग अपना शैक्षणिक संस्था शुरू कर सकती हैं अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी मदरसा वगैरह खुल सकती है। लेकिन ये कोई मदरसा नहीं है, ये प्राथमिक विद्यालय है जो झारखंड सरकार का प्राथमिक विद्यालय है। और वहाँ पे मुस्लिम बाहुल चूँकि एरिया है, तो वहाँ पे इन्होंने इसका नाम से पहले उर्दू रख दिया। तो एक तो गलती इन्होंने ये किया। दूसरा ये क्या है कि जो स्कूल में जो परंपरागत रूप से अभी हमारे देश में चलता आ रहा है कि छुट्टी संडे को होता है, इन्होंने शुक्रवार को छुट्टी देना शुरू कर दिया। तो ये भी अपने आप में काफ़ी गलत है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर कुछ जगह मुस्लिम बाहुल पॉपुलेशन हो गया, तो क्या वो अपने अनुसार चलेगा या संविधान के अनुसार चलेगा? क्या हमारा देश संविधान के अनुसार चलेगा या देश किसी संस्था के अनुसार चलेगा या किसी धर्म के अनुसार चलेगा? धर्म और संविधान दोनों में सबसे ऊपर कौन है? क्या धर्म हमारे लिए ऊपर है या संविधान ऊपर है? तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है। और इस तरह का एक घटना नहीं हुआ। आई थिंक झारखंड में हम लोग देख रहे हैं लगभग 34-35 स्कूल एक जिला का, जहां पे ये हो रहा है कि शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है और संडे को क्लास हो रहा है, जहां पे विद्यालय के नाम से पहले उर्दू लिख दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ में चलने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ देखिए, भारत जो गुलाम कश्मीर के लोग हैं, वहाँ पे इतना अत्याचार किया जा रहा है कि वहाँ के लोग भारत के साथ आने के लिए बेचैन है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। गुलाम कश्मीर का जो बजट दिया है, जो पाकिस्तान सरकार ने गुलाम कश्मीर को जो फंड दिया है, वो दिया है 6,000 करोड़ रुपए। 6,000 करोड़ $1 बिलियन से भी कम है। और हमारे यहाँ जो पीएम मोदी कुछ दिन पहले गए थे जम्मू कश्मीर, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, वो लगभग $15 बिलियन किए थे। $15 बिलियन मतलब होता है कि लगभग 1,10,000 करोड़ का किए थे। आप सोच के देखिए, 1,10,000 करोड़ का सिर्फ परियोजना का उद्घाटन उन्होंने वहां पे किया था। तो जितना गुलाम कश्मीर का जो बजट पाकिस्तान सरकार ने दिया है, उसका लगभग 20 गुना 25 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है, या जम्मू कश्मीर में उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं या गुलाम कश्मीर के जो लोग हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, वो भारत के साथ अब आने को बेचैन है। जम्मू कश्मीर के जिलों को निर्यात केंद्र में बदलने की योजना शुरू। देखिए, एक टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, या आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उसका क्या इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। तो उसमें इस सब को भी आप लोग शामिल कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जिलों से निर्यात केंद्र में बदलने की योजना केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है, या जम्मू कश्मीर में G20 का शिखर सम्मेलन का केंद्र सरकार आयोजन करने वाली है। तो इस तरह के चीज़ों को भी आप वहाँ पे समाहित कर सकते हैं।
ये एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें कुछ चर्चा विशेष नहीं किया गया। अगर मैं सिर्फ इस एडिटोरियल को देखूं तो इसमें कुछ विशेष चर्चा नहीं किया गया है। जो एडिटोरियल इम्पोर्टेंट कौन होता है? देखिए, एडिटोरियल इम्पोर्टेंट वो होता है जहाँ पे जैसे बाढ़ के बारे में चर्चा किया तो बाढ़ का 4-5 कारण बता देता एडिटोरियल में, बाढ़ का 4-5 रीजन बता देता, और बाढ़ को लेकर के कुछ डाटा बता देता, बाढ़ को लेकर के कुछ सुझाव बता देता। तो वो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ विशेष इन्होंने चर्चा नहीं किया, बस एक डाटा दे दिया, और वो ये डाटा है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ये डाटा को चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, बाकी समय मिलेगा तो बाढ़ पे मैं चर्चा कर दूंगा। बाढ़ जो टॉपिक है वो मैं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मेंस का कुछ सेशन में यहाँ पे लूँगा, बीपीएससी मेंस के मैं सोच रहा हूँ कुछ सेशन लो, तो मैं वहाँ पे विशेष रूप से बाढ़ पे चर्चा कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोट किया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी के डाटा को, और एडीबी के डाटा के अनुसार भारत में प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे ज़्यादा कहर बरपाती है। देश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले कुल नुकसान का 50% केवल बाढ़ से होता है। यानी हमारे देश में जितना भी नेचुरल प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसमें आधे से अधिक नुकसान सिर्फ बाढ़ से होता है। पिछले 65 वर्ष में 1 लाख लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ बाढ़ से हुई है। इसी तरह से पिछले 65 वर्ष का अगर आप डाटा देखिएगा तो पिछले 65 वर्ष में 25.8 करोड़ हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। कुल आर्थिक नुकसान अगर आप देखेंगे तो 4.69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये सब कुछ डाटा है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मेंस लिखने में आपको काम दे सकता है। कीर्तिमान रचने को इसरो तैयार, बेसिकली यहाँ पे गगनयान मिशन की चर्चा किया गया। तो गगनयान मिशन के अगर बारे में आप देखेंगे तो लाल किला के प्राचीर से भाषण देते वक्त 15 अगस्त 2018 को पीएम मोदी ने घोषणा किया था कि जब हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यानी 2022 में भारत अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसी के तहत गगनयान की शुरुआत किया गया था। यानी 15 अगस्त 2018 को ही लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी ने गगनयान की शुरुआत किया था। टेक्निकली हमारा मिशन 2022 में ही जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कोरोना में हम ट्रैप हुए उसको लेकर के हमारे मिशन 2022 में नहीं 2023 में कंप्लीट होगा। अब गगनयान मिशन में जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 करोड़ था, और गगनयान मिशन में बेसिकली 3 मिशन होगा, 3 मिशन, जिसमें 2 मानव रहित मिशन होगा और 1 मानव मिशन होगा। पहले हम लोग जो पहला मिशन हमारा होगा वो बिल्कुल मानव रहित मिशन होगा, यानी मानव नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा उसमें। तो पहला मिशन, ताकि वो हम टेस्ट कर सकें कि किस तरह से अंतरिक्ष में हम जा सकते हैं या स्टे कर सकते हैं, तो उसको टेस्टिंग के लिए पहला मिशन हमारा मानव रहित होगा। दूसरा मिशन में हमारा एक रोबोट हमने बनाया है, व्योममित्र रोबोट। स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है व्योममित्र रोबोट के बारे में। आई थिंक बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा है या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला मिशन हमारा मानव रहित मिशन होगा। दूसरा मिशन में जो है हम एक रोबोट को भेजेंगे जिसे व्योममित्र रोबोट भारत ने बनाया है, और तीसरा मिशन जो है हमारा होगा वो मानव मिशन होगा। यानी ये दोनों मिशन अगर सफल होता है तब हम किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेंगे। हमारे जो अंतरिक्ष में जो हम व्यक्ति को भेजेंगे, जिस तरह से एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, अमेरिका जो व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजता है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, तो भारत जो व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेगा उसे गगननॉट कहेंगे, राइट। अब इस अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर के निम्न लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। यह मिशन 5 से 7 दिन के लिए पृथ्वी के 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पे लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो पृथ्वी के तो ये जो है 300 से 400 किलोमीटर जो ऊपर है लो अर्थ ऑर्बिट, वहाँ पे ये 5 से 7 दिन तक रहेगा। ये जो यान है 5 से 7 दिन तक वहाँ पे रहेगा। तो ये बेसिकली गगनयान मिशन है। संस्थागत तरीकों से हो जनसंख्या नियंत्रण। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ इसका इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण देश में कैसे होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के देश में किस तरह से कानून बनाया जाना चाहिए, या सिर्फ कानून बनाने से काम चल सकता है।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के क्या प्रभावी उपाय अपनाना चाहिए। तो इस टॉपिक पे कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी किया था। मुझे याद है कि एक रिपोर्ट आया था दो तीन दिन पहले, मतलब एक वीक पहले आया था रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम है द वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जारी किया गया था 11 जुलाई को, इनफैक्ट जारी हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है, बड़ी आबादी का देश बन सकता है। और 2022 में जो उन्होंने भारत की पॉपुलेशन बताई है वो है 1.41 अरब लोग, और चीन की है 1.42 अरब लोग, यानी महज 1 करोड़ लोग ही चीन में हमसे अधिक है, भारत से अधिक है। तो ये बताया गया था वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021 में। तो इसके कारण हम लोगों ने चर्चा किया था। अब जनसंख्या को लेकर के कुछ डाटा। पहला डाटा यह है कि भारत में प्रतिदिन 70,000 लोग और 1 मिनट में 51 बच्चे जन्म लेते हैं। तो एक तो डाटा ये है। दूसरा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तीसरा है कि संविधान समीक्षा रिपोर्ट 2002 में वेंकटचलैया समिति जो बनी थी, जिसे संविधान समीक्षा समिति कहा जाता है, जो संविधान के निर्माण होने के 50 वर्ष के बाद बनाया गया था, उस समिति ने कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनानी चाहिए। अब जनसंख्या नियंत्रण पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चल रही है कि क्या इस पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और आज़ादी के समय में देश की आबादी 36 करोड़ थी और अब 135 नहीं 141 करोड़ हो गई है वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार। जनसंख्या का कारण क्या है, देश में बढ़ती जनसंख्या का कारण क्या है? तो एक तो अशिक्षा है। अशिक्षा है, सबसे अधिक साक्षरता केरल में, जहां पे दशकीय वृद्धि 4.9% हुई है, और सबसे कम साक्षरता बिहार में है, जहां पे दशकीय वृद्धि 25% हुई है। केरल सबसे अधिक साक्षर है, इसलिए वहां पे दशकीय वृद्धि कम हुई है। जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि है वो सिर्फ 4.9% हुई है। और बिहार में जो सबसे कम लिटरेट है वहां पे दशकीय वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, 25% हुई है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी सबसे कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथी 4 के अनुसार गरीब महिला का प्रजनन दर 3.2 है, वहीं पे अमीर महिला का प्रजनन दर 1.5 है। और उत्तर के राज्य में जो है प्रजनन दर आप देखेंगे अधिक है, और दक्षिण के राज्य में प्रजनन दर कम है। एक ये भी इम्पोर्टेंट पहलू है, इसका पर्सपेक्टिव है कि जनसंख्या के बारे में कहा जाता है कि जनसंख्या अगर जो प्रजनन दर है वो 2.1% हो तो ये आइडल है, 2.1 हो तो ये आइडल माना जाता है। 2.1 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 10 महिलाएं 21 बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो ये हो तो ये आइडल कंडीशन है, यानी ये अच्छा कंडीशन है। लेकिन इससे ज़्यादा हो तो वो खराब है, इससे कम हो तो भी खराब है। मजे की बात यह है कि भारत में अगर आप देखिएगा दक्षिण के राज्य में जो प्रजनन दर है वो 2.1 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण के राज्य बहुत जल्द बूढ़ी हो जाएगी, वहां के पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। और उत्तर के राज्यों को देखिए तो यहाँ पे 2.1 से अधिक है, यानी जनसंख्या की सबसे अधिक समस्या उत्तर के राज्यों में। दक्षिण के राज्यों में ये समस्या नहीं है, उत्तर के राज्यों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं ला सकते जनसंख्या के लिए। भारत सरकार चाह करके भी एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं ला सकती जो पूरे भारत में एक समान हो, क्योंकि कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पे जनसंख्या बहुत कम है, कहीं जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है, कहीं जनसंख्या को कम करने की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार 18 करोड़ लोग रात में पेट भर खाना नहीं खाते हैं। कुपोषण से मरने वाले विश्व में सर्वाधिक आबादी भारत में ही है। आबादी अधिक बढ़ेगी तो कृषि का भूमि घटेगा, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। और हाल में ही बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय जो है 1.62 लाख रुपए है, जबकि भारत में ये है 1.41 लाख। तो बांग्लादेश जैसा देश भारत को प्रति व्यक्ति आय में पीछे छोड़ दिया है। निश्चित तौर पे जनसंख्या का एक इम्पैक्ट है।
आवश्यकता इसको सीमित करने की है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, इस आर्टिकल को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। डिजिटल बैंकिंग में आएगी पारदर्शिता। डिजिटल बैंकिंग की पारदर्शिता को लेकर के आरबीआई काम करने वाली है और निश्चित तौर पे वर्तमान के संदर्भ में ये काफी आवश्यक है और प्रासंगिक भी है। सार्वजनिक भंडार से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति दे डब्ल्यूटीओ। सीतारमण, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग चल रही है और डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में जो है भारत का कहना, ओके, डब्ल्यूटीओ की जो मीटिंग चल रही है, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में भारत ने ये कहा है कि हमें सार्वजनिक भंडार से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति दीजिए। विश्व में खाद्यान्न को लेकर के संकट है, ये सबको दिखता है, सबको पता है कि विश्व में खाद्यान्न को संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खाद्यान्न की संकट बढ़ गई है, तो हमें जो है सार्वजनिक भंडार से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति दीजिए। सार्वजनिक भंडार से खाद्यान्न निर्यात की अनुमति डब्ल्यूटीओ नहीं देता है, क्योंकि सार्वजनिक जो भंडार है वो बेसिकली जो देश हैं, इन देशों के द्वारा रियायती दरों पे परचेज किया जाता है। यानी भारत जो है, मान लीजिए जो अपने किसानों से परचेज करता है धान वगैरह या गेहूं वगैरह, वो रियायती दर पे होता है, वो कम दर पे होता है, इसलिए उसे निर्यात की अनुमति नहीं देता है डब्ल्यूटीओ। सार्वजनिक भंडार से निर्यात की अनुमति डब्ल्यूटीओ में प्रतिबंधित है। तो हमारे देश के वित्त मंत्री का कहना है कि इस तरह का प्रतिबंध आप हटाइए। वर्तमान में अभूतपूर्व क्राइसिस से विश्व गुजर रहा है, तो इस तरह के प्रतिबंध आपको हटाने चाहिए। श्रम संहिताओं पे सभी राज्य के मसौदे तैयार, भूपेंद्र यादव। देखिए, देश में 29 कानून थे। इनफैक्ट 2019 और 20 में इस 29 कानून को 4 कानून में तब्दील किया गया। तो ये जो लेबर रिफॉर्म्स है, देश में लेबर रिफॉर्म्स के राह में एक मील का पत्थर ये साबित होगा, क्योंकि अब हमारे पास 29 कानून की जगह सिर्फ 4 कानून है और ये जल्द से जल्द इसको लागू हो जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो पहला जो कानून है वो है कोड ऑफ वेजेस बिल, यानी मजदूरी को लेकर के कानून है। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कानून। तीसरा औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के कानून। चौथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता को लेकर के कानून। तो 29 कानून की जगह सिर्फ 4 कानून में मर्ज कर दिया गया है। यानी लेबर रिफॉर्म्स में कभी आपको लिखना हो तो इसको लिखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। और एलएसडब्ल्यू के जो बच्चे होते हैं उसको डिटेल से वो लोग पढ़ते हैं। लेबर एंड सोशल वेलफेयर के जो बच्चे होते हैं उसको डिटेल से काफ़ी पढ़ते हैं। महिंद्रा और बासिल राजपक्षे के विदेश जाने पे सर्वोच्च न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। तो श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने ही राष्ट्रपति का, जो अंतरिम राष्ट्रपति है, उसके पद की शपथ लिया। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीलंका में फिलहाल एक ही व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति की, अंतरिम राष्ट्रपति का इन्होंने शपथ लिया। खाद्यान्न निर्यात की रूस को मिली सुविधा। तो रूस को वर्तमान परिस्थिति देखते हुए विशेष सुविधा दिया गया है ताकि वो भी खाद्यान्न निर्यात कर सकें। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 293 सदस्यीय दल भेजेगा भारत। तो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन बर्मिंघम में हो रहा है और बर्मिंघम कहाँ पे है? तो ये ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो रहा है जो 12 दिन के बाद शुरू होने वाली है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित हुई वाराणसी सितंबर में मिलेगा दर्जा। इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सितंबर में इसे दर्जा भी मिल जाएगा। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। लौटते हैं क्वेश्चन पे।
जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 135 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 135 है। और जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स को जो जारी करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई सारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें एक रिपोर्ट जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स भी है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष के कंपेयर सुधरी है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 140 थी और इस बार हो गई है 135, यानी 5 अंकों की भारत ने बढ़त लिया है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष से इंप्रूव हुई है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।